किस्मत क्या चीज होती है ये उन 33 वर्कर्स से पूछिए जो जमीन से हजारों फीट नीचे एक ऐसी जगह पर जिंदा दफन हो गए थे जहां पर न खाना था, न पानी था और न ही सांस लेने लायक ऑक्सीजन थी। इनके पास अगर कुछ था तो वो था सिर्फ अंधेरा और बेहताशा गर्मी। स्वागत है आपका साइनो पर। यह बात है 5 अगस्त 2010 की। चिली की सबसे पुरानी और सबसे गहरी माइंस में से एक सैन जोस माइन में एक तेज धमाका होता है और ये पूरी माइन कोलैप्स कर जाती है। ये माइन 120 साल पुरानी थी और इतनी पुरानी माइन का यू कोलैप्स करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन असली परेशानी की बात तो ये थी कि जब ये माइन कोलैप्स हुई थी तब इसमें 33 मजदूर भी थे और माइन के कोलैप्स होते ही ये 33 वर्कर्स जमीन से 2300 फीट नीचे जिंदा दफन हो जाते हैं। इन वर्कर्स के जमीन में दफन होने के बाद कोई नहीं जानता था कि ये जिंदा भी थे या नहीं, पर फिर भी इनके लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। शुरुआत में तो सभी को लगा कि अंदर फंसे सभी मजदूर मारे गए होंगे और इस मिशन को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा, पर कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन दुनिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक साबित होने वाला है। इस रेस्क्यू मिशन पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि किस तरह रेस्क्यू टीम ने कई उतार चढ़ाव और अनगिनत मुसीबतों के बाद भी हार न मानते हुए लगातार 17 दिन ड्रिल करके वर्कर्स की लोकेशन का पता लगाया और उन तक कैमरा और टेलीफोन भेजा। अब वीडियो के पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि किस तरह सिर्फ 3 दिन के खाने पीने के साथ भी इन वर्कर्स ने 17 दिनों तक सरवाइव किया और आखिर कैसे दुनिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक इस ऑपरेशन को पूरा किया गया। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जमीन से हजारों फीट नीचे इन वर्कर्स को ऐसी किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिनकी वजह से ये सिर्फ एक ही झटके में खत्म हो सकते थे। चलिए जानते हैं। अब 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद जब रेस्क्यू टीम ने इन वर्कर्स की लोकेशन का पता लगा लिया और इन तक कैमरा और टेलीफोन भेजा तो ऊपर बैठा हर कोई इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित था कि अब पूरे 17 दिनों बाद नीचे फंसे ये वर्कर्स बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाएंगे। पर इनमें से कोई नहीं जानता था कि इस मिशन की चौथी मुसीबत तो अभी भी इनका इंतजार कर रही थी। जब इस होल के जरिए वर्कर्स तक कैमरा भेजा जाता है तो कैमरे में दिखा कि भूख, प्यास, अंधेरे और गर्मी के कारण वर्कर्स की हालत काफी खराब हो चुकी थी। इनमें से कुछ वर्कर्स उम्र दराज भी थे और भूख के कारण उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो लगभग निडाल ही हो गए थे। अब टेलीफोन के जरिए इन सभी से बात की जाती है और इन्हें हौसला बंधाया जाता है। रेस्क्यू टीम भूख से बेहाल इन वर्कर्स के लिए खाना भेजने की तैयारी करती है, पर एक सवाल अब भी ऐसा था जो सभी को परेशान कर रहा था। सवाल ये था कि सिर्फ 3 दिन के खाने पीने के साथ आखिर ये लोग 17 दिनों तक कैसे जिंदा रहे। इस सवाल का जवाब इन वर्कर्स का शिफ्ट मैनेजर लुइस उर्जुआ देता है। लुइस बताता है कि जब माइन में धमाका हुआ तो ये सभी 33 वर्कर्स को लेकर रेफ्यूज में आ गया। रेफ्यूज में सिर्फ 3 दिन का ही खाना था, इसलिए लुइस ने पहले दिन से ही पूरे खाने पर अपना कंट्रोल कर लिया और वर्कर्स को सिर्फ उतना ही खाना दिया जितने से वो जिंदा रह सके। इन लोगों ने एक दिन छोड़कर एक दिन सिर्फ 1 चम्मच दूध और टूना के साथ अपना पेट भरा और ऐसे करते करते इन लोगों ने किसी तरह 14 दिन गुजारे। लेकिन 14 दिनों के बाद उन लोगों का खाना खत्म हो गया और पिछले 3 दिनों से वो बिल्कुल भूखे थे। इन 17 डेज में इन लोगों ने ऊपर जमीन पर मौजूद लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, पर इसके लिए उन्होंने इस उम्मीद में आग भी जलाई कि इसका धुआं किसी तरह ऊपर जमीन तक पहुंच जाएगा, लेकिन इनके ये सभी प्रयास विफल रहे। अब पिछले 3 दिनों से भूख के कारण इन लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब अगर इन्हें एक दिन भी और खाना नहीं दिया जाता तो शायद ये सभी मारे जाते। पर क्योंकि अब रेस्क्यू टीम रेफ्यूज तक होल कर चुकी थी, इसलिए वो इस होल के जरिए इन लोगों तक बड़े ही आराम से खाना पहुंचा सकते थे। लेकिन यहीं पर शुरू होती है असली समस्या। इन सभी वर्कर्स ने पिछले 17 दिनों से लगभग ना के बराबर खाना खाया था, जिस कारण इनका शरीर काफी कमजोर हो चुका था और अब अगर इन्हें एक साथ भरपेट खाना दिया जाता तो फॉस्फेट की कमी के कारण इन्हें हार्ट अटैक आ सकता था और इनकी मौत भी हो सकती थी। इसलिए रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि इन लोगों को खाना खिलाना तो जरूरी था, पर खिलाए कैसे। रेस्क्यू टीम के पास अब इस समस्या का कोई जवाब नहीं था, लेकिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास था। नासा रेस्क्यू टीम की मदद के लिए आगे आती है और इन लोगों को ग्लूकोज, मिनरल्स और विटामिन मिश्रित एक ऐसे लिक्विड फूड के बारे में बताती हैं जो इन मजदूरों की जान बचा सकता था। अब ये फूड सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और इसे 6 इंच चौड़े उस होल से इन लोगों तक पहुंचाया जाता है। इतने दिनों बाद भरपेट खाना मिलने के कारण वर्कर्स की जान में जान आती है, लेकिन पेट भरने के बाद भी अब भी इनकी जान जाने का खतरा कम नहीं हुआ था,
क्योंकि ये लोग जमीन से 2300 फीट नीचे एक ऐसी जगह पर फंसे हुए थे जहां पर सूरज की रोशनी का तो नामो निशान भी नहीं था, जिससे इनके शरीर पर फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा भी काफी था। और दूसरा, इतनी गहराई में इन लोगों का मन बहलाने के लिए भी कुछ नहीं था, जिससे इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने का भी डर था। अब इन लोगों तक सूरज की रोशनी पहुंचाना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन इनका मन बहलाने के लिए इन्हें इनके घर वालों से बात करवाई जाती है और साथ ही इन तक कुछ आईपैड भी भेजे जाते हैं, जिससे कि ये खुद को एंटरटेन करते रहे। अब इन सब तामझाम के बाद रेस्क्यू टीम के सामने अगली प्रॉब्लम थी इन वर्कर्स तक एक इतना बड़ा होल करना, जिससे ये सभी सही सलामत बाहर निकल सके। अब ये होल करना प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि इस बार इस होल की चौड़ाई 6 इंच नहीं बल्कि 28 इंच होनी थी, और इतने बड़े होल को करने में नाना करते हुए भी 3 महीनों का वक्त लगना तो तय था। और कोई नहीं जानता था कि ये वर्कर्स और कितने समय तक जिंदा रहेंगे, इसलिए रेस्क्यू टीम के पास इतना वक्त तो नहीं था, पर इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए अब 19वें दिन एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम वापस स्टार्ट किया जाता है। अब ड्रिलिंग का काम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा होता है, पर इसी दौरान एक्सपर्ट्स का ध्यान एक और समस्या की तरफ जाता है। अब समस्या ये थी कि 3 महीनों के बाद जब इन वर्कर्स को बाहर निकालना शुरू किया जाएगा तो इन्हें नॉर्मल तरीके से तो नहीं निकाला जा सकता। ये वर्कर्स जमीन से 2300 फीट गहराई में फंसे हुए थे, और इतनी गहराई से सिर्फ एक वर्कर को भी जमीन तक लाने में कई घंटों का वक्त लगना था, और इतने लंबे समय में बीच रास्ते में दम घुटने से उस वर्कर की मौत भी हो सकती थी। इसलिए अब रेस्क्यू टीम को एक ऐसा कैप्सूल बनाने की जरूरत थी जिसमें वर्कर्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे और उनका दम ना घुटे। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए भी रेस्क्यू टीम एक बार फिर नासा का दरवाजा खटखटाती है, और नासा भी इन लोगों को निराश नहीं करता है। अब नासा एक ऐसा कैप्सूल तैयार करने में लग जाता है जिसमें इन वर्कर्स का दम ना घुटे। ये कैप्सूल तैयार करने में नासा को 60 दिन का वक्त लगना था, और क्योंकि ड्रिलिंग का काम पूरा होने में भी 3 महीने का वक्त तो लग ही जाता, इसलिए जब तक इन वर्कर्स को निकालने की तैयारियां शुरू होती तब तक नासा भी ये कैप्सूल तैयार कर चुका होगा। अब तक इन वर्कर्स को फंसे हुए 26 दिन बीत चुके थे, और यहीं पर रेस्क्यू टीम के सामने अगली समस्या भी दस्तक दे देती है। दरअसल ये लोग जिस ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल कर रहे थे वो एक बहुत ही हैवी हाइड्रोलिक मशीन थी, और ये मशीन पत्थरों को काट काट कर ड्रिल कर रही थी, जिससे काम काफी धीरे हो रहा था। और अब नीचे फंसे वर्कर्स की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही थी। उस वक्त रेफ्यूज का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और हवा में ह्यूमिडिटी भी 95% तक हो चुकी थी, जिस कारण उस माहौल में वर्कर्स का दम घुटने लगा था। इसलिए किसी भी तरह अब रेस्क्यू टीम को इन वर्कर्स तक जल्द से जल्द पहुंचना था। अब इस समस्या से निपटने के लिए रेस्क्यू साइट पर एक और हैवी ड्रिलिंग मशीन मंगाई जाती है। ये ड्रिलिंग मशीन हैमर टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, यानी ये मशीन पहले मशीन की तरह पत्थरों को काट काट कर नहीं बल्कि हथौड़ी की तरह तोड़ तोड़ कर आगे बढ़ रही थी, जिससे ड्रिलिंग की रफ्तार काफी बढ़ गई। अब काम को जल्दी खत्म करने के लिए इन दोनों मशीनों को एक साथ ड्रिल करने के लिए लगा दिया जाता है, पर तभी इस मिशन की अगली समस्या भी आ धमकी। दरअसल ड्रिलिंग के दौरान जो दूसरी मशीन लाई गई वो काफी तेजी से काम कर रही थी और जमीन में काफी गहराई तक भी पहुंच गई थी, लेकिन तभी इसके आगे का लोहे का हैमर टूट जाता है और जमीन में फंस जाता है। इस लोहे के टुकड़े के फंसते ही अब पूरा होल ब्लॉक हो जाता है और ड्रिलिंग का काम भी रुक जाता है। प्रॉब्लम काफी बड़ी थी, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन था। उस लोहे के टुकड़े को निकालने के लिए ड्रिलिंग साइट पर एक ऐसी मशीन लाई गई जिसका मुंह इस तरह था कि मशीन को प्रेशर से होल में डालने पर वो उस लोहे के टुकड़े को अपने अंदर दबा लेती और फिर उसे खींचकर अपने साथ ऊपर ले आती। अब ड्रिलिंग का काम दोबारा शुरू हो जाता है और देखते ही देखते 52 दिन बीत जाते हैं। परिस्थितियां इतनी विपरीत होने के बावजूद भी अब तक वर्कर्स ने हार नहीं मानी थी और इसी दौरान एक अच्छी खबर आती है। नासा द्वारा तैयार किया गया वो कैप्सूल रेस्क्यू साइट पर पहुंच जाता है। अब 65 दिन बीत चुके थे और ड्रिलिंग का काम भी पूरा हो गया था। अब बस अगर कोई काम बचा था तो वो इन वर्कर्स को बाहर निकालना था। ये काम भी जल्द ही शुरू हो जाता है और 69वें दिन पहले वर्कर को बाहर निकाला जाता है और फिर एक एक करके सभी 33 वर्कर्स को बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर आते आते ये वर्कर्स जमीन की उन गहराइयों में एक मैसेज भी छोड़कर आए जो कि कुछ इस तरह था। इन वर्कर्स का ये रेस्क्यू मिशन दुनिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू मिशंस में से एक माना जाता है। इस मिशन पर द 33 करके एक फिल्म भी बन चुकी है।